नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, उनमें से एक लोकसभा है रोहतक लोकसभा, जिसमें 9 विधानसभाएं आती हैं। हमने आप अभी आपको जो वीडियो दिखाए हैं उनमें हमने सभी विधानसभाओं की बात की, लेकिन एक ऐसी विधानसभा है जो रोहतक लोकसभा का गणित बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आज के मेरे मेहमान हैं महेश वैद्य जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक हैं। आप रिवाड़ी बेस्ड हैं। वैद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। जी सचिन। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि रोहतक, मैं जैसे रोहतक बेस्ड हूं, तो हमारे चारों तरफ माहौल जो है लगभग एक जैसा है। लेकिन जो एक कोसली विधानसभा है जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और पिछली बार रोहतक लोकसभा 2019 में उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इस बार आप तो पूरे हरियाणा में घूमे हो, कोसली भी गए होंगे और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। 2024 में आपको क्या माहौल दिख रहा है? वोटिंग वाले दिन क्या क्या देखा आपने? सत सिंह जी, अ, असलियत यह है कि दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस जो सोचकर चले थे कि कोसली में हमें इस बार इतना प्लस पॉइंट मिलेगा, उतना उनको नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से जब 2019 से हम तुलना करेंगे तो 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, लेकिन भाजपा का उनसे बेहतर रहा है। तो जो 75,000 के लगभग पिछली बार भाजपा ने लीड ली थी कोसली से, इस बार उतनी बड़ी लीड नहीं ले पाएगी भाजपा। दीपेंद्र हुड्डा ने अच्छा किया है, सुधार किया है, लेकिन ये सुधार इतना नहीं है जो उन्हें कोसली विधानसभा क्षेत्र में जीत दिला दे। दीपेंद्र हुड्डा कोसली विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी पीछे रहेंगे, क्योंकि यहाँ ध्रुवीकरण जाट नॉन जाट का होता है। भाजपा जाट नॉन जाट करना चाहती है यहाँ पर कोसली में, विशेष रूप से जो भाजपा ही है। और कांग्रेस जो है वो जाट नॉन जाट की बजाय डेवलपमेंट पे कोसली के चुनाव को लाना चाहती है, भूपेंद्र हुड्डा के काम गिनवा करके उनके कार्यकाल में। आपको पता ही, भूपेंद्र हुड्डा पर तो आरोप लगे कि सारा पैसा रोहतक में लगा दिया हरियाणा के हिस्से का, कोसली में काफी डेवलपमेंट कर दिया है, कोसली में बहुत कुछ दे दिया है, ये भी लगे हैं। उनके पास कामों की लिस्ट थी, इनके पास मोदी का नाम था। दोनों में मुकाबला हुआ। मोदी का नाम यहाँ पर कोसली में, नॉन जाट का जो नारा है वो कोसली में, जो प्रत्यक्ष में नहीं लगाया जाता, अप्रत्यक्ष में लगाया जाता है, तो वो कोसली में भारी पड़ा है। लेकिन जी सर, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोसली के अंदर मोदी का चेहरा वर्सेस जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो डेवलपमेंट के काम गिनाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में जो काम हुए उनको गिनाते हैं। तो एक सीधा सा सवाल ही है, पिछली बार 2019 में 75,000 की बीजेपी के अरविंद शर्मा को लीड मिली थी। हम जी जी। आपके आकलन चाहते हैं कि 2024 के वोटिंग में जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन लीड कितने की कम होती थोड़ा दिखाई दे रही है? थोड़ा जी। टेढ़ा सवाल है, लेकिन मैं कोसली में बहुत घूमा हूँ, गाँव में गया हूँ। कई दिन कोसली में बिताए हैं, रोहतक में बिताए। तो मेरा ये मानना है कि आप 40,000 को एक केंद्र बिंदु मान ले, 10+10- मेरे ख्याल से ये परिणाम रहना चाहिए कोसली विधानसभा क्षेत्र का। तो हम 40 को केंद्र माने या 50 को केंद्र माने, 40 क्योंकि को 40 40 को से 40 को केंद्र मान सकते हैं हम। तो 10 नीचे भी हो सकता है, 10 ऊपर भी हो सकता है, ये है। तो यानी कि 30 भी रह सकती है और 50 भी जा सकती है। हाँ, 30 से 50 के बीच जो कोसली का गेम है वो भाजपा के पक्ष में है, कोसली विधानसभा क्षेत्र का। जी वैद साहब, आपने जो अभी एक आकलन किया है, एक कोशिश की है, क्योंकि फाइनल तो 4 जून को ही पता लगेगा जब जी जी। पिटारा खुलेगा। लेकिन कारण जी भी रहे होंगे, क्योंकि 25,000 की लीड कम करना बड़ी बात है अपने आप लीड कम करने के कई कारण रहे हैं। एक तो मोदी मैजिक पहले जैसा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इससे कहीं बेहतर कर सकती थी अगर कांग्रेस के पास संगठन होता। जनता कांग्रेस बन चुकी थी, जनता वोट देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता मतदाताओं को बूथ पर ले जाने में जितनी मेहनत से कामयाब रहा है, उतनी मेहनत से कांग्रेस का कार्यकर्ता कामयाब नहीं रहा। कांग्रेस के पास जो संगठन है वो इस टाइप का संगठन है, ये दीपेंद्र हुड्डा का आदमी है, ये फला व्यक्ति का आदमी है, ये जगदीश यादव का आदमी है, कांग्रेसी नहीं है। फला व्यक्ति के आदमी है, व्यक्ति विशेष के चेहरे हैं। कांग्रेसी जो टाइटल जिसको बोलते हैं कि वो कांग्रेसी है,
जगदीश जिधर जाएगा उधर वो व्यक्ति चला जाएगा, वो हुआ जगदीश समर्थक। दीपेंद्र हुड्डा जहां रहेंगे वहां उस व्यक्ति को रहना है, वो हुआ दीपेंद्र हुड्डा समर्थक। भाजपा की तरह जो कैडर का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के पास नहीं है। यही कांग्रेस को नुकसान है। जनता मन बना रही थी कि इस बार कांग्रेस की झोली भरे, लेकिन मोदी मैजिक जो थोड़ा बहुत चला वो इस कारण चला कि उनकी विश्वसनीयता, उनका भरोसा इनसे ज्यादा रहा कि वो देश में स्थायी सरकार देंगे, वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो समझाने में कामयाब रहे। वैद और साहब, मैं दीपेंद्र हुड्डा ने जो कम किया वो जगदीश यादव को लेकर के आए। जगदीश यादव एक सबसे मजबूत जो चेहरा था वो कांग्रेस को कोसली में मिला। उसके अलावा उन्होंने अनिल पालावास जैसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे भाजपा के पास, उनको भी अपनी टीम में मिलाया, ये उन्होंने कामयाबी की। और भी छोटे छोटे कार्यकर्ता उन्होंने अपने साथ जोड़े। एनएसयूआई का प्रेसिडेंट कोसली से दिया अविनाश को, राहुल राव को सक्रिय किया। इस तरह कोसली में उन्होंने यादवों में अपनी जो है पैठ जो बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। जाट चेहरों को पीछे रखा, नॉन जाट चेहरों को आगे किया। इस तरह दीपेंद्र ने काफी, मेरे विचार से जो वोटों का अंतर था 75,000 का, उसको काफी हद तक कम किया है। वैद साहब, जो बीजेपी के 2019 से 2024 तक एमपी हैं अरविंद शर्मा, क्या वो हम्म। कोसली पिछले 5 साल में नहीं आए या कम आए, उसको लेकर के रोष भी एक कारण वो था? उस पर यह है कि अरविंद शर्मा से बहुत नाराजगी थी लोगों के बीच, लेकिन वह नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं थी। वह नाराजगी एक बहाना भी था, जिनको वोट नहीं देना होता वो एक बहाना बना लेते हैं। आमतौर पर मेंबर पार्लियामेंट सभी गांव में नहीं पहुंच पाते हैं। अरविंद शर्मा का ये दावा है, मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, कि वह लगभग 2000 उन्होंने विजिट की रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत एक ये बात आगे बढ़ाई कि अरविंद शर्मा गांव में नहीं गए, गांव में नहीं गए। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है, उसमें कितनी सत्यता है ये तो मतदाता ही जाने, ग्रामीण जाने, लेकिन यह उनका जाना कम हुआ, ये सच बात है। और इसका उनको अ, नुकसान, उनको नुकसान भी कुछ हुआ। और दीपेंद्र हुड्डा के प्लस में ये बात रही कि वह एक साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों के बीच पहुंचे। विनम्र है, दीपेंद्र का विनम्र होना भी उनका फायदा पहुंचा रहा है। जी। सर, जो कोसली एरिया है वो रिवाड़ी का पार्ट है, और यहाँ से सैनिक बहुत इंडियन आर्मी में जाते हैं। तो जो एक अग्निवीर का एक मुद्दा था, क्या वो भी एक इशू था लोगों के बीच में हाँ, कि वो 4 साल इश्यू रोकने था, वाला? वो इशू था। थोड़ा सा उसका फर्क भी पड़ा है। अग्निवीर को लेकर के कोई बहुत अच्छी धारणा यहाँ के लोगों की नहीं है। अग्निवीर को बहुत अच्छी स्कीम नहीं माना, बहुत अच्छी क्या, अच्छी स्कीम माना ही नहीं जा रहा है। और अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस आक्रामक है, बहुत मजबूती से अपनी बात उठा रही है। लेकिन उतनी मजबूती से अरविंद शर्मा अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं। लेकिन जो समझदार मतदाता है वो जानते हैं ना अरविंद शर्मा के हाथ में अहिर रेजिमेंट है, ना दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में अहिर रेजिमेंट है। इनका मौन समर्थन भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, जो यादव बेल्ट तो उत्तर प्रदेश बिहार में है, यहाँ की छोटी सी यादव बेल्ट से राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? तो अहिर रेजिमेंट का जो ये मुद्दा है वो कोई ज्यादा असर नहीं डाल रहा। लेकिन अग्निवीर चूंकि यहाँ के सैनिक रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, कोसली विशेष रूप से, कोसली को सैनिकों की खानी कहा जाता है, तो विशेष रूप से कोसली में अग्निवीर का भी थोड़ा असर है। और दीपेंद्र हुड्डा ने खुलकर अग्निवीर को लेकर के बातें की है। जी। जी। वैद साहब, कोसली के अलावा बाकी आसपास जो टच होते एरिया है रोहतक लोकसभा के, आप वहां भी सक्रिय थे, वहां क्या क्या अपडेट है आपके पास? हाँ, मैं महम भी गया। मुझे लगता है कि अब की बार जो है उन लोगों में ये धारणा है कि वो दीपेंद्र को पिछली बार हरा करके ठीक नहीं किया, इस बार मुझे लगता है वो अच्छे वोट दे रहे हैं उनको जो। जी, और झज्जर जो कि कोसली से लगता देखिए, हुआ। मेरे हिसाब से महम, बेरी, किलोई, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। बादली से भी दीपेंद्र हुड्डा का प्लस पॉइंट है। और झज्जर में, बहादुरगढ़ में, ये कांटे के कलानौर में ये कांटे के मुकाबले बताए जा रहे, तो 5+5- जैसी स्थिति है यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा ओवरऑल झज्जर और रोहतक जिला मिला करके दीपेंद्र हुड्डा को इतनी बढ़त दे रहा है, जो कोसली में जो नुकसान होगा उससे ज्यादा उधर से उनको वोट मिलेंगे। इस बार दीपेंद्र हुड्डा मेरे ख्याल से अपनी सीट निकाल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बाकी सर, तो नौ 4 विधानसभा। जी जी, बिल्कुल 4 तारीख को ही जो 9 विधानसभाएं हैं कोसली के अलावा, क्या कोई ऐसी विधानसभा है जहां से बीजेपी के अरविंद शर्मा को बड़ी लीड मिलती दिखाई दे रही हो?
बड़ी लीड का मुझे लग नहीं रहा कहीं पर जो है बड़ी लीड मिल रही है। रोहतक शहर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं टटोल करके देखा है लोगों का मन भी, वहां के साथियों से भी बातचीत करके, बहुत बड़ी लीड नहीं है। जी, वैद साहब, आपने कोसली के बारे में हमें डिटेल से बताया, और आप चूंकि गुड़गांव भी गए थे, तो हमारा छोटा सा लालच ये है कि थोड़ा सा अगर गुड़गांव लोकसभा के बारे में भी अगर आप हमें अपडेट दे दें हमारे सब्सक्राइबर्स को। गुड़गांव में हमेशा की तरह वही स्थिति रही है जैसी पहले थी, लेकिन पहले से मतदान कम हुआ है, इसलिए जीत का अंतर भी कम रहेगा। और राज बब्बर के रूप में जो कार्ड जो है कांग्रेस ने खेला है, वो गैर अहीर का, वो काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन जीत तक नहीं पहुंचा पाया है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है नूह के जो 3 जिले हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं नूह की, नूह, फिरोजपुर जिरका और पुनाना, इन तीनों में राव इंद्रजीत भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव हारेंगे। और इधर की जो 5 सीटें हैं, बादशाहपुर, पटौदी, गुड़गांवा, रेवाड़ी, बावल, इन पांचों विधानसभा सीटों पर राव इंद्रजीत अच्छी बढ़त के साथ चुनाव जीतेंगे। सोहना में मुकाबला जो है थोड़ा सा मुझे लगता है प्लस बीजेपी की तरफ ही रहेगा, बराबर रह सकता है, आप बराबर मान सकते हो। तो इन 5 हलकों में जो बढ़त मिलेगी राव इंद्रजीत को, वो जो मेवात में उनको नुकसान होगा उसको पूरा कर देगी और उनकी जीत सुनिश्चित कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। वैद साहब, आप राष्ट्रीय दैनिक हिंदी में बहुत लंबे समय तक रहे, अभी एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक हैं। इस बार मतदान हर जगह कम हुआ, इसका क्या कारण देखते हैं आप? इस बार मतदाताओं में उत्साह इसलिए नहीं था कि एक तो गर्मी का एक कारण जो है आप मान सकते हो, गर्मी का कारण है। दूसरा, मतदाताओं में उत्साह इसलिए नहीं था, जैसे आप राजपूत समुदाय को ले लीजिए। आप राजपूत समुदाय परंपरागत रूप से भाजपा को वोट करता रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी धारणा भी शायद यही होगी। लेकिन इस बार कई कारण से गुजरात को जोड़ा गया या और दूसरे कारण जोड़े गए, तो उनमें यह था कि यार वोट नहीं दे करके आए, तो उनमें से कुछ लोग वोट देने नहीं गए। दूसरी बात यह है कि मेवात में स्लो वोटिंग भी एक कारण रही। मेवात में समझा जा रहा था कि वोटिंग जो है 70% के करीब तो कम से कम हो ही जाएगी, वो उतना नहीं हो पाया है। 70-80 की बातें की जा रही थी। बहुत सारा लोगों ने उत्साह इसलिए नहीं दिखाया कि यार करने दो, जो है खुश नहीं थे, सरकार से खुश नहीं थे, ये बात जरूर है। जो उतनी खुशी नहीं थी, जो लोकल इश्यूज हैं लोगों के हरियाणा सरकार के स्तर पर, वो बहुत बढ़िया नहीं थे। मनोहर लाल को जो बदला गया उसका भी कोई अच्छा संदेश नहीं गया। लेकिन एक बात बताऊं, मैं सब गांव में गया हूं, जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी की बात ग्रुप डी और सी की हो रही है, वो लोगों में बहुत जो है उसका उत्साह था। और इसका जो है बीजेपी को फायदा मिल रहा है। कोसली में भी कई गांवों में कहा कि हमारे गांव में बिना सिफारिश के 5 बच्चे लगे हैं, 10 बच्चे लगे हैं, ये मेरे को लोगों ने बताया है। जी जी, बिल्कुल, मैं भी काफी गांव में गया हूँ। खर्ची पर्ची वाकई में बीजेपी के पक्ष हम्म। में जा रहा हूँ। देखिए, रोहतक लोकसभा में भी कई ऐसे गांव थे जहाँ खर्ची पर्ची पर लोग इस बारे हाँ, में इस वोकल थे। मुद्दे पर जो है बात हो रही है। जी जी। जी जी। वैद साहब, आखिरी सवाल, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर आप क्या आंकड़ा देखते हैं बीजेपी कांग्रेस का? आप ये आंकड़ा मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि 5 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, 3 पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, 2 कांटे की टक्कर है, तो उसको बंद मुट्ठी रखते हैं अभी। 2 में कांटे की टक्कर है, 3 पर कांग्रेस आगे है, और 5 जो है वो भाजपा जो है वो जीत लेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। वैद साहब, आपने हमें समय दिया और आपने पूरी डिटेल से हमें सारी चीजों को समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्सिंह जी, आपने मुझे लोगों के बीच मेरी बातें पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।